Hi everyone, welcome back to this Become English Champion YouTube channel. My name is अंकुश और आज हम रीड करेंगे एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है मेजर हर्डल विल बी टू चिप अवे। सबसे पहला हमारा रूल यूज़ हुआ विल बी टू। कुछ लोग कह रहे थे सर विल बी टू तो यूज़ ही नहीं होता, तो आप क्यों सिखा रहे हो? तो अगर यूज़ नहीं होता तो ये न्यूज़ में कैसे आ गया? जो मैंने आपको जो भी सिखाया सब कुछ प्रैक्टिकल सिखाया आपके सामने है। यहाँ पर मेजर हर्डल सब्जेक्ट हो गया, चिप अवे होगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल बी टू होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब ये लेसन कौन सा है? ये है इज टू एम टू आर टू वाला। पास्ट में हमने किया था वॉज टू वर टू, और फ्यूचर में क्या हो जाएगा विल बी टू। अब ये रहा आपके सामने। और हिंदी क्या होगी? ना होगा, नी होगी, ने होंगे। अब हिंदी निकालो। मेजर हर्डल मुख्य बाधा, मुख्य रुकावट, विल बी टू चिप अवे वो कम करना होगा। किसको? एट द 90,000 पेंडिंग केसेस। 90,000 ये जो लंबित केसेस है, पेंडिंग केसेस है, तो इनको कम करना होगा, इनको निपटाना होगा इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये कहा किसने कहा है? जस्टिस सूर्यकांत ने। दूसरा वर्ड, पहला वर्ड याद कर लेंगे चिप अवे। ये मैं आपको वोकैबुलरी वाली पीडीएफ में भी शो कर देता हूँ। पहली बार ये हमारा वर्ड यूज हुआ है चिप अवे, जिसका मतलब होता है धीरे धीरे कम करना, किसी चीज को धीरे धीरे कमजोर करना, थोड़ा थोड़ा हटाना। यहाँ पे केसेस की बात हो रही है तो चिप अवे यूज कर दिया, या फिर यूज कर सकते थे आप डिस्पोज ऑफ, निपटारा पाना, छुटकारा पाना। और ये हमारी पीडीएफ है द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी की, गिवन है मेरे कोर्स में, वहाँ से आप ये सारे एग्जाम्पल पढ़ सकते हो। ठीक है। और जो लोग इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, मेरे सारे रूल्स सीखना चाहते हो, एक्सपर्ट बनना है इंग्लिश में, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, बाकी डिटेल आपके सामने है। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, कुछ वीडियोज़ मैं वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी इंग्लिश में। लिंक सारे के सारे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो देख लेना। ठीक है। तो कह रहे हैं मुख्य रुकावट, हर्डल मतलब बाधा, रुकावट, ऑब्स्टेकल, डिफिकल्टी, चैलेंज, तो वो होगी निपटाना 90,000 पेंडिंग केसेस को, जो कि सुप्रीम कोर्ट में है। तो इसके बाद देखो फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डेजिग्नेट जस्टिस सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो है, और ये इनसे पहले क्या लिख दिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डेजिग्नेट। डेजिग्नेट के साथ हमने हाइफन डाला हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं मनोनीत या नामित। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो आप जानते हो सीजेआई बोलते हैं, इन शॉर्ट सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ उल्टा भी पढ़ सकते हो, ऑफ लगा काकी के, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और इनके साथ लिख दिया डेजिग्नेट। इसका मतलब हो गया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नामित है, मतलब वो चुन लिए गए हैं, लेकिन अभी उन्होंने ऑफिशियली कार्यभार को नहीं संभाला। जिस दिन जाना शुरू कर देंगे उस दिन डेजिग्नेट हट जाएगा, ये प्रॉपर बन जाएंगे सीजेआई। समझ में आ गया? तो ऐसा व्यक्ति जो सीजेआई चुन लिया गया है लेकिन अभी ऑफिशियली जाना शुरू नहीं किया, दैट्स वाई वी यूज्ड डेजिग्नेट। तो कह रहे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश मनोनीत जो न्यायमूर्ति सूर्यकांत है, ऑन सैटरडे सैड, तो शनिवार को इन्होंने कहा वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं उनमें से जो एक है। और कौन सी चुनौतियां? इन हिज टेन्योर, उनके कार्यकाल में, एज टॉप जज, एक टॉप जज के रूप में। तो उन चुनौतियों में से जो एक है वुड बी, वो होगी, टू ब्रिंग 90,000 पेंडिंग केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट डाउन। जो 90,000 पेंडिंग केसेस है सुप्रीम कोर्ट में, उनको ब्रिंग डाउन करना, उनको नीचे लेकर आना। और कहाँ तक? टू अ मैनेजेबल नंबर, एक मैनेजेबल नंबर तक, मतलब जहाँ पे मैनेज कर सके उस नंबर तक। यहाँ पे यूज हुआ वुड बी टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वही लेसन है इज टू एम टू आर टू वॉज टू वर टू विल बी टू। इसमें ये जो वन है, ये वन, ये हमारा सब्जेक्ट है, और वन कह रहे हैं बिगेस्ट चैलेंजेस, जितने भी बड़े बड़े चुनौती हैं उनमें से एक
कह रहे हैं वुड बी, वो होगी, क्या होगी, इन केसेस को नीचे लेकर आना एक मैनेजेबल नंबर तक। और यहाँ पर देखो चैलेंज को मतलब कहाँ पे कह रहे हैं, इन हिज टेन्योर, उनके कार्यकाल में। दूसरा वर्ड यहाँ पे आ गया हमारा टेन्योर। टेन्योर मतलब होता है कार्यकाल। और एज टॉप जज, एक शीर्ष न्यायमूर्ति के रूप में, एक जज के रूप में। तो इनका ये चैलेंज बिगेस्ट चैलेंजेस में से एक होगा, इनको निपटाना। अब यहाँ पे वुड कैसे आया, विल क्यों नहीं लगा, बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। समझ में आया। अभी देखो आगे, इवन एज कह रहे उस समय जब, ही स्पोक, उन्होंने बात करी, एट 7 कृष्ण मेनन मार्ग, कोई जगह होगी, तो जब इन्होंने यहाँ पे बात करी, टू मीडिया पर्सन्स, मीडिया पर्सन्स से। अब ये लेसन हमारा आता है इवन एज का, वीडियो नंबर मुझे याद नहीं है बट पूरा टॉपिक आपको कराया हुआ है, तो उसका फीलिंग आप तभी पकड़ पाओगे। तो कह रहे उस समय जब वो बात कर रहे थे या उन्होंने बात करी इस जगह पे मीडिया पर्सन्स से, तो कह रहे उसी समय द नंबर इन द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, तो ये जो आंकड़े हैं इस नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड में क्लाइम्ड, वो बढ़ गए टू 90,225 तक। तो मतलब जितनी देर वो बात कर रहे थे उतनी देर क्या हुआ, ये आंकड़े बढ़ गए, केसेस जो थे पेंडिंग वो बढ़ गए। क्लाइम्ड हो गया यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये जो नंबर है ये हो गया सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट। ये हमारा लेसन है इवन एज का। इसके नीचे देखो, जस्टिस कांत सैड, जस्टिस कांत ने कहा, ही डिड नॉट वांट टू इंगेज इन अ ब्लेम गेम। कह रहे हैं वो ये जो ब्लेम गेम है, मतलब दोषारोपण करना किसी पे, तो ये नहीं करना चाहते हैं। अब उन्होंने क्या कहा होगा, आई डू नॉट वांट टू इंगेज, यहाँ पे ही की जगह उन्होंने कहा होगा आई, और ये डिड की जगह उन्होंने कहा होगा डू। आई डू नॉट वांट टू इंगेज इन अ ब्लेम गेम, मैं दोषारोपण में इंगेज नहीं होना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ। अब ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है, आई बदल गया ही में, हमारा डू डज बदल गया डिड में। ठीक, तो मैं दोषारोपण नहीं करना चाहता हूँ, ब्लेम गेम नहीं करना चाहता हूँ, ऑन किस पर, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल, कि कौन जिम्मेदार है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा होगा हु इज रिस्पॉन्सिबल, हमने वॉज लगाया इनडायरेक्ट नरेशन की वजह से। हिंदी पास्ट में नहीं बल्कि प्रेजेंट में ही निकलेगी, कौन जिम्मेदार है, किस चीज के लिए, फॉर, फॉर बता रहा है के लिए, किसके लिए, द स्टैगरिंग नंबर ऑफ अरियर्स, ये जो विशालकाय नंबर है, बड़ा आंकड़ा है किसका, अरियर्स का, मतलब जो बची हुई राशि है उसका या बची हुई संख्या। यहाँ पहले यही समझ लो अरियर्स होता क्या है, जिसको बोलते हो बकाया राशि, बचा हुआ पैसा। यहाँ पे बचे हुए आंकड़ों की बात हो रही होगी या बचा हुआ पैसा जो भी है, पर यहाँ पर अगर केसेस की बात हो रही है तो अरियर्स का मतलब हुआ जो बकाया केसेस है। तो उनका जो स्टैगरिंग नंबर है, स्टैगरिंग मतलब होता है इतना बड़ा कि आपको विश्वास ही ना हो, मतलब एनॉर्मस, विशालकाय, ह्यूज। ये जो ह्यूज नंबर है किसका, बकाया केसेस का, बकाया राशि का। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो कह रहा मैं उस पर ब्लेम गेम नहीं करना चाहता हूँ। और कहाँ पर, इन द टॉप कोर्ट में, तो शीर्ष अदालत में जो ये बकाया राशि है या बकाया नंबर जो है, बचा हुआ नंबर या फिर पेंडिंग केसेस, और कितना, ये बहुत बड़े संख्या में, तो इसके लिए मैं किसी को भी रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, तो इसके लिए दोषारोपण नहीं करना चाहता हूँ, ये उन्होंने कहा। और हाइफन डाल के बता रहे हैं द हाईएस्ट इन द कोर्ट्स हिस्ट्री, तो कोर्ट के इतिहास में ये सबसे बड़ा आंकड़ा है, सिंपल। नाउ नेक्स्ट, डबल इन्वर्टेड कोमा आ गया यहाँ से यहाँ तक। ही सैड, उसने कहा, इन एन इनफॉर्मल इंट्रैक्शन, एक अनौपचारिक वार्तालाप में, अहेड ऑफ टेकिंग ऑथ, ओथ लेने से पहले, एज किस रूप में ओथ लेने से पहले, द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में। तो कह रहे हैं 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लेने से पहले एक इनफॉर्मल इंट्रैक्शन में, मतलब अनौपचारिक जो बातचीत हुई है, नॉर्मल बातचीत, तो उसमें इन्होंने कहा, क्या बोला, आई विल नॉट पिक फॉल्ट इन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑन, मैं मतलब पिक नहीं करूँगा फॉल्ट, पिक मतलब उठाना, फॉल्ट मतलब गलतियाँ, तो गलतियाँ उठाना मतलब किसी में गलतियाँ खोजना, तो मैं गलती नहीं निकालूंगा किस में, ऑन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, कि कौन जिम्मेदार है। दैट इज़ इररेलेवेंट, ये अप्रासंगिक है, जो रेलेवेंट ना हो। तो ये कहा उन्होंने 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लेने से पहले
ऑन मंडे को। बिल्कुल नॉर्मल। वर्ड मीनिंग पर आओ। पहला है पिक फॉल्ट, गलती निकालना, गलती ढूंढना, जिसको आप पिक होल भी बोलते हो, पिक होल इन समथिंग, या फिर फाइंड फॉल्ट विद समथिंग, किसी में गलती निकालना। इररेलेवेंट, अप्रासंगिक, जो रेलेवेंट ना हो। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। इंटरेक्शन हो गया चर्चा, बातचीत। इनफॉर्मल, अनौपचारिक। अहेड ऑफ, से पहले। टेक ऑथ, शपथ लेना। और ब्लेम गेम इज, दोषारोपण करना। इसके बाद देखो नेक्स्ट लिखा है ही इंडिकेटेड, उन्होंने संकेत दिया। एट, किसकी तरफ? टेकिंग अ स्टडीड एंड प्रैक्टिकल अप्रोच, एक अध्ययनपूर्ण और व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाने की तरफ। तो टेक अप्रोच का मतलब है एक दृष्टिकोण अपनाना। और कैसा दृष्टिकोण है? स्टडीड, मतलब जिसमें स्टडी की गई हो, अध्ययनपूर्ण, और प्रैक्टिकल हो, जो व्यवहारिक हो। तो ऐसे रवैये को, ऐसे दृष्टिकोण को अपनाने की तरफ इन्होंने इशारा किया। और क्यों? टू रिजॉल्व, हल करने के लिए। द पेरिनियल बर्डन ऑफ पेंडेंसी, जो ये पेरिनियल बर्डन है, बर्डन मतलब होता है भार। और कैसा भार है? पेरिनियल, पेरिनियल होता है जो बना ही रहता हो, जिसको आप परमानेंट कह सकते हो। परमानेंट बर्डन जो बना ही रहता है। और किस चीज़ का बर्डन? ऑफ पेंडेंसी का, मतलब ये जो लंबित मामले हैं, तो इसका भार। यहाँ पे पेंडिंग से हमारा वर्ड बना पेंडेंसी। एक हिंदी ऐसा बोल सकते हो इसका, लंबित मामले, पेंडेंसी, ठीक है। और प्रोसेस है, मतलब एक नाउन की तरह काम कर रहा है। लंबित मामलों का प्रोसेस, जिसमें मामले बस पेंडिंग पड़े ही रहते हैं, पेंडेंसी। और पेरिनियल, जो बना ही रहता है। एक केस सॉल्व हुआ, दूसरा आ गया, दूसरा सॉल्व हुआ, उससे अगला आ गया। तो संख्या तो नहीं घटी ना, बना ही हुआ है। दैट इज कॉल्ड पेरिनियल। बर्डन इज भार, रिसॉल्व इज हल करना, स्टडीड अध्ययनपूर्ण, प्रैक्टिकल इज व्यवहारिक, अप्रोच इज दृष्टिकोण, इंडिकेट इशारा करना। तो उन्होंने इशारा किया एक अध्ययनपूर्ण और व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाने की तरफ, हल करने के लिए जो ये बने रहने वाला बर्डन है लंबित केसों का। वर्ड मीनिंग पर आओ। ये था स्टैगरिंग, अभी ऊपर देखा था हमने, चौंका देने वाला, हैरान कर देने वाला, इतना बड़ा कि विश्वास करना मुश्किल हो। इन शॉर्ट हम यहाँ संख्या, तथ्य या नुकसान या उपलब्धि, इनके बारे में बात करते हैं, तब यूज़ करते हैं स्टैगरिंग। दूसरा वर्ड अभी हमने देखा था अरियर्स। अरियर्स क्या हो गए? बकाया राशि या फिर बाकी भुगतान, वह पैसा जो समय पर नहीं दिया गया हो और अब बाकी रह गया हो, अरियर्स। एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, आपके सामने है। अभी जो हमने वर्ड देखा दैट इज पेरिनियल। ये वर्ड हमने किया था 1000 एडवांस्ड वोकैबुलरी वाली सीरीज के अंदर। आज आप काफ़ी दिन बाद देख रहे होंगे, बट हमारे लिए तो पुराना ही है। मतलब होता है लगातार रहने वाला, बार बार होने वाला, लंबे समय तक बना रहने वाला। जैसे कोई समस्या है, कोई मुद्दे हैं, आदतें हैं, स्थितियाँ हैं, वो बनी रहती हैं। और एक सब्जेक्ट होता है बॉटनी, जिसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम पेड़ पौधे के बारे में स्टडी करते हैं, बॉटनी। तो इसमें एक पौधा आता है बहुवर्षीय पौधा, यानी वह पौधा जो 2 साल से अधिक जीवित रहता है और हर साल उगता रहता है। तो एक पौधा उगा, अब 2 साल बाद मर गया, लेकिन तब तक दूसरे आ गए, फिर ये मर गए, तब तक तीसरे आ गए। तो ये बने ही रहते हैं, पेरिनियल है। तो ये था ये पैराग्राफ। नाउ नेक्स्ट, वन ऑफ द मेजर्स मतलब उपाय। तो उपायों में से कह रहे एक जो है वुड बी, वो होगा, टू आइडेंटिफाई, पहचानना। ही सेड, उसने कहा। अब ये इनडायरेक्ट नरेशन है, विल का आ गया वुड, और ये वही लेसन है, इज टू, एम टू, आर टू, विल बी टू, फ्यूचर में। तो उपायों में से एक होगा पहचान करना। किसकी पहचान करना? क्रूशियल केसेस की, अति महत्वपूर्ण केसेस की। और कौन से केसेस? विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉ, मतलब महत्वपूर्ण कानूनी सवालों वाले, ठीक है। तो महत्वपूर्ण कानूनी सवालों वाले जो अति महत्वपूर्ण केसेस हैं, तो इनको पहचान करना होगा उपायों में से एक। इन शॉर्ट कहें तो जो कानून के लिहाज से जो सबसे इम्पोर्टेंट केसेस हैं, तो उनको पहचान करेंगे। तो ये होगा हमारा क्या? उपायों में से एक। तो ये ऐसा उन्होंने कहा। और कौन से केसेस? विच हैव बीन पेंडिंग, जो लंबित पड़े हैं। ये हमारा टाइम इन टेंस का लेसन है, इसलिए आ गया हैव बीन।
और पेंडिंग यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वर्ब मत समझना। विच यहाँ पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है केसेस के लिए, ठीक है। तो कौन से क्रूशियल केसेस जो कानून के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है और जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है फॉर ईयर्स, सालों से, इन द एपेक्स कोर्ट, सर्वोच्च अदालत में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें भी काफ़ी अच्छे रूल है। पहला ये हमारा लेसन है वन ऑफ, और उसके बाद आता है हमारा प्लूरल नाउन। तो मेजर्स उपाय जो कि है प्लूरल नाउन, तो इनमें से एक। फिर ये वुड बी टू, ये लेसन विल बी टू वाला, उसका पैसिव इनडायरेक्ट नरेशन आ गया वुड बी टू। फिर विच रिलेटिव प्रोनाउन, देन टाइम इंटेंस। तो लगभग 5 रूल हमारे इस पर्टिकुलर सेंटेंस पे यूज हुए, एक एक रूल सिखाया हुआ है। नेक्स्ट, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन, ट्रिकल क्या होता है? ट्रिकल इज बूंद बूंद टपकना, डाउन मतलब नीचे, इफेक्ट मतलब प्रभाव। तो कोई चीज़ जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है ना, मतलब किसी चीज़ का प्रभाव जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है, उसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ये वर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ऊपर से नीचे तक लाभ पहुँचाने का प्रभाव। जैसे मैं बोलता हूँ ये कंपनी है, अब मैं बोलता हूँ, मान लो मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये जो कंपनी है इसका मैं टैक्स माफ़ कर देता हूँ। अगर मैं इस कंपनी का टैक्स माफ़ करूँगा तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सस्ते हो जाएंगे, और जब सस्ते होंगे तो जो कंज्यूमर है, हम जैसे लोग हैं, तो उनको भी सस्ता पड़ेगा। तो कंपनी सीधा कंज्यूमर को सस्ता ना देकर कंपनी जो है इसके टैक्स माफ़ कर देती है, ताकि इनका जो कस्टमर है इनको थोड़ा सस्ता मिल जाए। जैसे इलॉन मस्क है, अगर वो इंडिया में आएगा, हम तो कह देंगे कि हमारी कंपनी से तो इतना टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, और इलॉन मस्क से तो ले ही नहीं रही है। जबकि हम लोग ये नहीं समझ रहे कि इलॉन मस्क से अगर टैक्स नहीं लेंगे तो वो जो भी प्रोडक्ट बेचेंगे वो थोड़ा सस्ता हो जाएगा, और उसका डायरेक्ट जो फ़ायदा है वो मिलेगा कंज्यूमर को। तो हम लोग ऊपरी लेवल से सोचते हैं, गहराई से नहीं सोचते। तो इसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट, यानी कि ऊपर से नीचे लाभ पहुँचाने का प्रभाव। जब आर्थिक फायदे पहले अमीर या उच्च वर्ग तक पहुंचते हैं और फिर धीरे धीरे समाज में बाकी लोगों तक पहुंचने की उम्मीद की जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रिकल डाउन इफेक्ट। समझ में आ ही गया होगा। अभी देखते हैं आगे। और हम यहाँ पे केसेस की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ एक ऐसा ये मेजर केस है और ये छोटे छोटे केसेस हैं। मान लो 50 केसेस हैं और ये एक सिंगल केसेस है। अभी जो 50 केसेस हैं इन पर सुनवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इनके वकीलों ने इस केस का हवाला दे दिया कि भाई ये केस हमारे जैसा है, ये केसेस इस केस मेन केस पे डिपेंड करते हैं, जब तक इस पर फैसला नहीं आता तब तक इनको भी पेंडिंग रखो। तो 50 की जगह 51 केसेस जो है वो पेंडिंग हो गए। अगर ये मेन केस हो गया, अगर इस पर फैसला आ जाए तो इस फैसले का एग्जाम्पल लेकर ये सारे केसेस सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट, अगर ये सॉल्व कर दिया जाए तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व होंगे। तो यही चीज़ आप पढ़ोगे। आगे देखो, दीज पेंडिंग केसेस, ये जो लंबित केसेस हैं, हैव अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट। तो इनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, यानी कि इनका असर नीचे तक पहुंचता है। जज नोटेड, जज ने कहा, दे स्टॉल, ये रोक देते हैं, मतलब ये जो केसेस हैं ये रोक देते हैं लोअर कोर्ट्स को और इवन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो ये रोक देते हैं केसेस, जो छोटे अदालत होते हैं उनको, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी रोक देते हैं। किससे रोकते हैं? फ्रॉम डिसाइडिंग इंडिविजुअल केसेस, इंडिविजुअल केसेस को डिसाइड करने से, मतलब उन पे फैसला सुनाने से रोक देते हैं। विद कनेक्टेड इश्यूज, संबंधित इश्यूज वाले, संबंधित मुद्दों वाले। ये वही बात है जो मैंने आपको कहा, जैसे लोअर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और ये हमारे केसेस हो गए पेंडिंग केसेस। अब ये मेन है, अब होगा क्या, ये जो लोअर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अब इनको इन केसेस पे फैसला सुनाना था ये वालों पर, लेकिन इन्होंने इस केस का हवाला दे दिया, और जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा तो इन केसेस ने क्या किया, इनको फैसला सुनाने से रोक दिया। समझे? तो ये मतलब है। तो दे स्टॉल, स्टॉल का मतलब यहाँ पे रोकने से। तो ये रोक देते हैं लोअर कोर्ट को और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी, फ्रॉम डिसाइडिंग, फैसला लेने से इंडिविजुअल केसेस पर संबंधित मुद्दों वाले। नेक्स्ट वन, अनटाइंग द नॉट। नोट का मतलब होता है गांठ, जैसे टाई ए नोट होता है ना शादी
पे देखा होगा आपने, दूल्हा दुल्हन का जो एक कपड़ा होता है उसको बांधते हैं, नोट, टाई का आपका नोट होता है, अनटाई मतलब खोलना, तो अनटाइंग द नोट, गांठ को खोलना, और गांठ को खोलने का मतलब है यहाँ पे केसेस को सुलझाने से, तो गुत्थी सुलझाना इन दीज कोर केसेस, इन मुख्य केसेस में, थ्रू माध्यम से, किसके माध्यम से, अथॉरिटेटिव डिक्लेरेशंस ऑफ लॉ, कानून का या कानून की आधिकारिक घोषणाओं के माध्यम से, बाय कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के द्वारा। कह रहे वुड अलो, तो ये आज्ञा देगा। अब यहाँ पर यहाँ तक वुड से पहले ये सारा का सारा हमारा सब्जेक्ट हो गया, वुड लगा है, उसके बाद अलो आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कह रहे हैं अनटाइंग द नोट, ये गुत्थी सुलझाना अलो करेगा, स्वीकृति देगा, आज्ञा देगा जजेस को। क्या आज्ञा देगा? टू डिस्पोज ऑफ, निपटाने की। किसको निपटाने की? डिस्पोज के साथ ऑफ तो आता ही है, डिस्पोज ऑफ द कनेक्टेड केसेस, जो जुड़े हुए केसेस है, संबंधित केसेस है, पेंडिंग विद देम, जो उनके पास पेंडिंग पड़े, तो उनको सुलझाने में जो उनको अनुमति देगा, आज्ञा देगा। अब इसकी हिंदी निकालना, ध्यान से सुनना, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको ब्रेक करना है ना अगर, तो पहले देखो बाय को, फिर देखो थ्रू को। ये दो चीज़ें अगर आपने पकड़ ली तो आप आराम से मतलब निकाल लोगे। तीसरी चीज़ आप देख सकते हो, ये जो सब्जेक्ट है एज अ जेरेंड, देखो वर्ब आ रहा है अनटाई करना, खोलना, और आईएनजी लगा दिया, तो सब्जेक्ट एज अ जेरेंड का लेसन। फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब आ गई वुड, अलो आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हिंदी निकालो, कॉन्स्टिट्यूशन जो बेंचेस है, संविधान वाले पीठ, तो इनके द्वारा कानून की आधिकारिक घोषणाओं के माध्यम से इन मुख्य केसेस की गुत्थी को सुलझाना आज्ञा देगा जजेस को, निपटाने के लिए जुड़े हुए मामलों को जो उनके पास पेंडिंग पड़े हैं। ये मतलब हुआ इसका। और कौन से जजेस को? फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जो भी जजेस है सबको आज्ञा देगा। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है बट स्टिल समझना तो पड़ेगा। मैंने पहले कहा था कि थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पे याद करोगे अथॉरिटेटिव, आधिकारिक, डिक्लेरेशन, घोषणाएं, लॉ इज कानून, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस, जैसे जस्टिस की बेंच होती है, 3 जजेस की बेंच, 4 जजेस की बेंच ऐसी होती है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, एक ग्रुप हो जाता है, ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग। और अनटाई द नोट, गुत्थी सुलझाना, गांठ खोलना, किसी चीज़ को हल करना। और एक ये वर्ड आ गया डिस्पोज ऑफ, निपटारा करना, छुटकारा पाना, या फिर एक होता मतलब बेचना। यहाँ लगा डबल इन्वर्टेड कोमा, यहाँ से नीचे तक, ही सेड, उसने कहा, आई विल कॉन्स्टिट्यूट 9 जज एंड 7 जज बेंचेस, तो मैं गठित करूँगा। कॉन्स्टिट्यूट मतलब होता है गठित करना, बनाना। तो 9 जज वाली एंड 7 जज वाली जो पीठें हैं इनको बनाऊंगा फॉर सच केसेस, ऐसे केसेस के लिए। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज केसेस, इन मामलों की जो पहचान है, कौन से केसेस? विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉ, मतलब महत्वपूर्ण कानून वाले जो केसेस हैं, तो इनकी जो पहचान है, विल बी प्रायोरिटाइज, तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। प्रायोरिटाइज मतलब प्राथमिकता देना, इनको पहल देना। ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। विल का पैसिव है विल बी, और ये जो आइडेंटिफिकेशन है मतलब पहचान करना, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो कह रहे हैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कानूनी सवाल वाले इन केसों की जो पहचान है, इसको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि जो इंपॉर्टेंट केसेस है पहले उनको पहचाना जाएगा। फिर यहाँ कोमा डाल के बता रहे हैं बिकॉज ऑफ विच, मतलब कौन से केसेस? कह रहे हैं बिकॉज ऑफ विच, जिनकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ केसेस आर पेंडिंग, जिनकी वजह से हजारों केसेस पेंडिंग है। वही वाली बात, अगर ये केस है, इस पर टिके हुए हैं लगभग 50 केस, तो अगर ये सॉल्व हो जाए तो ये सारे 50 सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे जो मेन केसेस है इनकी पहचान को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। सिंपल हो गया। इसमें द आइडेंटिफिकेशन और फिर विल बी प्रायोरिटाइज, इतना सही हमारा सेंटेंस है, बाकी सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ही एडिड, उसने ये भी कहा, दैट की ही हैड ऑलरेडी सॉट इन्फॉर्मेशन, कि उसने पहले ही जानकारी मांग ली है फ्रॉम द हाई कोर्ट से, ऑन लॉन्ग पेंडिंग केसेस, जो लंबे समय से पेंडिंग केसेस है उन पर। अब उसने कहा होगा आई हैव,
और ये इनडायरेक्ट नरेशन है तो आई बन गया ही में, हैव बदल गया हैड में। और ये पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैव ऑलरेडी, सीक का थर्ड फॉर्म हो गया सॉट इन्फॉर्मेशन, और जिसका मतलब होता है जानकारी मांगना। तो उसने ये भी कहा कि उसने पहले ही जानकारी मांग ली है हाई कोर्ट से लॉन्ग पेंडिंग केसेस पर। अगला देखना थोड़ा सा मुश्किल है बट ध्यान से देखना पड़ेगा। आस्क्ड, पहले ही आ गया आस्क्ड, इसका मतलब है पूछे जाने पर, या फिर आप ये कहो जब मुझसे पूछा गया, व्हेन आई वॉज आस्क्ड, व्हेन भी छोड़ दो, सीधा बोलो मुझसे पूछा गया, आई वॉज आस्क्ड। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक सेंटेंस डाल देते हैं जो स्टार्ट होगा क्या वाले सेंटेंस से। जब क्या से स्टार्ट होता है हमारा सेंटेंस और जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो हम क्या लगाते हैं, इफ या वेदर। समझ में आया? अब ये वाला आस्क्ड यही है, ये वाला सीधा लिख दिया, इसका मतलब है आस्क्ड, पूछा गया या मुझसे पूछा गया या पूछे जाने पर, और ये आई वॉज को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया आस्क्ड। और ये क्या से सेंटेंस था, इसको इनडायरेक्ट में लिखना था तो लिख दिया इफ। समझ में आया? तो ये इनडायरेक्ट नरेशन के रूल है, जिसको नहीं आते उसके ऊपर से उड़ेगा, ठीक है, जिसको पता है वो आराम से समझेगा। तो पूछे जाने पर, क्या पूछे जाने पे, कि क्या द सुप्रीम कोर्ट में इटसेल्फ बी कंट्रीब्यूटिंग टू द पेंडेंसी, क्या सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है पेंडेंसी में। पेंडेंसी मतलब जो लंबित मामले हैं, जो लटके हुए केसेस है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये क्या ये खुद योगदान दे रहा है और लटकाने में, ये मतलब है। कंट्रीब्यूट क्या हो रहा है, योगदान देना। पेंडेंसी तो पहले ही है, केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, पेंडिंग होने का प्रोसेस पहले ही चल रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट खुद भी इसको और पेंडिंग कर रहा है, तो इसलिए बोला कंट्रीब्यूट करना। तो अब ये सवाल अभी पूरा नहीं हुआ। तो पूछे जाने पर कि क्या सुप्रीम कोर्ट खुद भी ये जो लंबित केसेस हैं इनको और बढ़ा रहा है, इसमें योगदान दे रहा है, बाय एंटरटेनिंग, स्वीकार करके, मिसलिनियस यानी कि अतिरिक्त एप्लीकेशंस को, मतलब और ज़्यादा जो एप्लीकेशंस है मिसलिनियस एप्लीकेशंस, तो क्या इनको स्वीकार करके जो पेंडेंसी है लंबित केसेस जो है, क्या इसको ये सुप्रीम कोर्ट खुद भी और बढ़ा रहा है? और कौन से एप्लीकेशंस को स्वीकार करके, ऑन केसेस कह रहे हैं, मुद्दों पर। अब ये एप्लीकेशंस की बात हो रही है, कौन सी एप्लीकेशंस कह रहे हैं, ऑन केसेस। और कौन से केसेस, इन विच, जिसमें बाइंडिंग जजमेंट्स हैव ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड, जिनमें जो अंतिम फैसला है या फिर जो बाध्यकारी फैसले हैं वो पहले ही दिए जा चुके हैं। इन शॉर्ट, ऐसे केसेस जिन पर पहले ही फैसले दिए जा चुके हैं, तो ऐसे केसेस पर जो एप्लीकेशंस हैं उनको एंटरटेन करके, क्या जो ये सुप्रीम कोर्ट है खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है पेंडेंसी में। समझ में आ गया? तो ये सवाल पूछे जाने पर, आगे देखो, ये सवाल पूछे जाने पर जस्टिस कांत सेड, जस्टिस कांत ने कहा। अब इसका जवाब, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, कह रहे हैं ऐसे भी इंस्टेंसेस हैं, मतलब एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे भी एग्जाम्पल्स हुए हैं। ये हमारा लेसन आ गया देयर हैव बीन वाला, वीडियो नंबर 198 से 202 तक देखना, चारों में से एक वीडियो ये पूरे लेसन पे गिवन है। आज आपके सामने ये भी रूल गिवन है, ठीक है। और ये ऊपर अगर आप देखो यहाँ पे हैव बीन और डिलीवर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस, एक एक रूल वही आ रहा है। तो इन्होंने कहा देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं, ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के, रीलुकिंग 30 ईयर ओल्ड केसेस, जिसमें उन्होंने 30 साल पुराने केसेस को भी रीलुक किया है, मतलब उन पे दोबारा से विचार किया है। इन विच, कौन से केसेस कह रहे हैं, इन विच, जिसमें जजमेंट्स वर प्रोनाउंस्ड, जो फैसले हैं वो दिए गए थे या दिए जा चुके थे। यहाँ पे प्रोनाउंस का मतलब होता है सुनाना, जजमेंट मतलब फैसले, ऑब्जेक्ट है, वर लगा है, ये थर्ड फॉर्म, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अप्रोच हाई कोर्ट, हाई कोर्ट फर्स्ट, पहले हाई कोर्ट जाएं। द जज इंडिकेटेड, जज ने संकेत दिया, ये सेकंड फॉर्म, ये सब्जेक्ट। तो इन्होंने संकेत दिया दैट की, वन ऑफ द रीजंस, कारणों में से एक, और कौन से कारण, फॉर द हाई रेट ऑफ फाइलिंग, जो ये फाइलिंग की जा रही है, मतलब अर्जियां दर्ज की जा रही हैं और ये उच्च दर से हो रही है, मतलब बड़ी स्पीड से हो रही है, तो इनके पीछे जो कारण है, मे बी वो हो सकता है लिटिगेंट्स, जो ये शिकायत करता है,
मतलब जिसको मामलेबाज बोल सकते हो, जो मामला डालने वाले होते हैं मामलेबाज, लिटिगेंट्स। तो कह रहे हैं वन ऑफ द रीजंस फॉर द हाई रेट ऑफ फाइलिंग, जो इतनी हाई रेट में फाइलिंग हो रही है, मतलब इतने केसेस जो आ रहे हैं, तो इन जो भी रीजंस होंगे, कई रीजन होंगे, तो कह रहे हैं उन रीजंस में से जो एक रीजन है इतनी सारी फाइलिंग का, तो मे बी वो हो सकता है, क्या हो सकता है, लिटिगेंट्स ऑप्टिंग, लिटिगेंट्स का चुनना, लिटिगेंट्स चूज कर रहे हैं, क्या चूज कर रहे हैं, टू मूव द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, सीधे सुप्रीम कोर्ट आना, रादर देन अप्रोचिंग हाई कोर्ट फर्स्ट, बजाय कि हाई कोर्ट के जाने के सबसे पहले। तो ये लेसन आ गया देखो रादर देन का, रादर के 7-8 यूजेस हैं, उसमें से आपके सामने पहला वाला केस रादर देन प्लस आईएनजी फॉर्म। तो रादर देन अप्रोचिंग हाई कोर्ट फर्स्ट, तो पहले हाई कोर्ट जाने की बजाय ये जो लिटिगेंट्स हैं, शिकायत करता है मुकदमेबाज जो है, ऑप्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है बिसाइड्स ऑनलाइन एक्सेस, ऑनलाइन एक्सेस यानी कि ऑनलाइन पहुंच के अतिरिक्त, उसके अलावा, तो ये बिसाइड हो गया अलावा, यानी कि इन एडिशन टू। अब इसकी हिंदी निकालो, जज ने संकेत दिया कि ऑनलाइन एक्सेस के अलावा हाई रेट ऑफ फाइलिंग के कारणों में से जो एक कारण है, मे बी वो हो सकता है कि जो मामलेबाज है वो सुप्रीम कोर्ट सीधा ही मूव कर रहे हैं, बजाय कि हाई कोर्ट जाने के पहले। नेक्स्ट, हाई कोर्ट्स आर इक्वली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो हाई कोर्ट भी समान रूप से संवैधानिक बॉडीज हैं, मतलब इकाइयां हैं। जस्टिस कांत एम्फेसाइज्ड, जस्टिस कांत ने जोर दे के कहा, एम्फेसाइज जोर देना, वर्ड याद करो, एम्फेसाइज जोर दे के कहना, इक्वली समान रूप से, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक, संविधान के अकॉर्डिंग जो बॉडीज हैं। ये रादर देन का लेसन, अप्रोचेस पहुंचना, ऑप्ट मतलब चुनना, बिसाइड्स मतलब इन एडिशन, एडिशनली या के अतिरिक्त, इंडिकेट इशारा करना। नाउ नेक्स्ट, द सीजीआई डेजिग्नेट, ये जो मनोनीत सीजीआई हैं, टर्म्ड इन्होंने बताया मेडिएशन को, मेडिएशन होता है मध्यस्थ, मध्यस्थ मतलब इंटरवेंशन, तो इन्होंने बताया, यहाँ पे टर्म का मतलब है बताना, सेकंड फॉर्म, तो इन्होंने मेडिएशन को बताया, मेडिएशन इज मध्यस्थ को बताया अ गेम चेंजर, कि ये तो एक गेम चेंजर है इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, जो विवाद समाधान है, तो उस चीज़ में ये मेडिएशन क्या है, गेम चेंजर है। मेडिएशन समझ में आ गया, पुराना वर्ड है वैसे, मैं फिर भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, पढ़ लेना। तो इस वीडियो को पॉज कर लो, ये आप अपने आप पढ़ लो, ये जो भी लिखा हुआ है हमारे लिए नॉर्मल वर्ड है। अब आता है लास्ट पैराग्राफ, दिस, फिर कोमा डाला हुआ है कि ये दिस क्या चीज़ है, एनकरेजिंग मतलब प्रेरित करना, किसको, मेडिएशन को, मध्यस्थता को, एज एन ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प के रूप में, तो मध्यस्थता को एक ऑप्शन के रूप में प्रेरित करना, मतलब इस चीज़ को एक प्राथमिकता देना, प्रायोरिटाइज करना, तो कह रहे ये वाला काम जो है, दिस इज माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एजेंडा, ये मेरा सबसे पहला और फॉरमोस्ट यानी कि सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है, जस्टिस कांत सेड, जस्टिस कांत ने कहा। सिंपल। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि हिंदी थी, थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स थी, बट रूल एक भी ऐसा नहीं है जो मैंने आपको नहीं सिखाया। जिसने मुझसे सीखा होगा उसको एक एक बिंदु तक समझ में आया होगा। बाकी आपके ऊपर है कि आप कैसे सीखते हो। अगर मुझसे सीखना है तो डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच।